नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन का अभियान भारत में शुरू हो चुका है। देश में तैयार हुई वैक्सीन के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक ऐसा टीका दिया जा रहा है जो सैकड़ों साल की सबसे खतरनाक इस महामारी के खिलाफ कवच का काम करेगा। इस वैक्सीन ने देश को संकट से उबारने का सबसे बड़ा हथियार दिया है। वैक्सीन लगेगी तो हिंदुस्तान एक बार फिर पहले से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को वैक्सीन का मंत्र मिला कहां से? पहली बार वैक्सीन कहां बनी और भारत के चिकित्सकों ने सैकड़ों साल पहले कैसे वैक्सीन पर काम करना शुरू किया? 1000 साल पहले भारत में कैसे लगाए जाते थे टीके? पहली बार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का टीका भारत में कैसे पहुंचा और किसे लगा पहला टीका? वैक्सीन की पूरी रिसर्च आज पहली बार आप एक जगह देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीके की अनसुनी कहानी। कोरोना का टीका आया तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। किसका टीका अच्छा है, किसका खराब। इसे लेकर कंपनियों के बीच तकरार भी हुए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा माना गया है। लेकिन अफसोस यह है कि हम भारत के लोग ही इन तथ्यों से वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि 1000 साल पहले भारत में एक खास तरीके से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से लड़ने का टीका लगता था। भारत में बीमारियों से लड़ने का विज्ञान इस स्तर तक पहुंच चुका था कि वैक्सीन का बुनियादी सिद्धांत हमारे पूर्वज समझ चुके थे। यह कोई फसाना नहीं है, ऐतिहासिक हकीकत है जिसका जिक्र दुनिया का हर मेडिकल रिसर्चर करता है। आइए समझते हैं कि 1000 साल पहले किस तरह से लगता था स्मॉल पॉक्स का टीका। करीब 3000 साल पहले से ही चेचक के लक्षणों को देखते हुए लोग इतना तो समझ चुके थे कि इसमें चेहरे, गर्दन और हाथ समेत दूसरे अंगों पर बड़े बड़े फोड़े पड़ जाते हैं जिनसे शरीर में भारी जलन होती है। ये महामारी एक दूसरे के संपर्क में आने पर तेजी से फैलती थी। तब भारतीय समाज में चेचक को बड़ी माता और छोटी माता के तौर पर जाना जाता था। उस दौर में इस महामारी से होने वाली मौतों को कम करने के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे थे। उस दौर में भी इस जानलेवा बीमारी का इलाज होता था बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, जैसा आज की तारीख में होता है। टीके के इतिहास की बात है तो जब ये सेंचुरी की शुरुआत हुई उससे भी 1000 साल पहले, यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले चीन, भारत, अफ्रीका और टर्की, इन सब इलाकों में वैक्सीनेशन की शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं। करीब 1000 साल पहले हिंदुस्तान में चेचक का इलाज करने वालों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण चेचक मरीज के फोड़ों के ऊपरी हिस्से और पस को निकालकर सुखा लेते थे और उनका बारीक चूर्ण बनाकर रख लेते थे। ये वैक्सीन का 1000 साल पुराना फॉर्मूला था। स्वस्थ व्यक्ति की बाह के ऊपरी हिस्से को कपड़े से बांधा जाता था। उसके बाद ब्लेड से बाह पर चीरा लगाया जाता था जिससे खून निकल सके। चीरे वाली जगह पर पाउडर की शक्ल में तैयार वैक्सीन को लगा दिया जाता था जिससे खून के रास्ते शरीर में दाखिल हो जाए। मामूली इन्फेक्शन के बाद स्वस्थ शरीर में चेचक से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती थी, बिल्कुल उसी तरह जिससे आज एंटीबॉडी तैयार कर वायरस को कमजोर किया जाता है। भारत और चीन में टीकाकरण का एक प्रक्रिया हुआ करती थी कि जैसे कि हर साल बरसात के समय काफ़ी सारी बीमारियां हमारे सामने में आती है और इन बीमारियों से दूर रहने के लिए बनारस से पंडित महापंडित आया करते थे और इसका विश्लेषण किया हुआ है इतिहासकारों ने और बताया कि ये सब पंडित लोग पूरे भारत में पैदल जाते थे। मुख्यतः बंगाल में उसका काफ़ी तरह से उसका वर्णन किया गया हुआ है कि वहाँ जाकर फिर वो लोगों को टीका दिया करते थे, जैसे इनोकुलेशन जो बोलते हैं, वो जाके लोगों को इनोकुलेट करते थे।
स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने आज से 1000 साल पहले जो परंपरा विकसित की, वो तब के दौर में हिंदुस्तान के चिकित्सा विज्ञान के विकास की कहानी बयां कर रहा है। चीन, टर्की और अफ्रीका में भी स्मॉल पॉक्स का अलग अलग तरीके से इलाज होता था। चीन के चिकित्सा प्रणाली में चेचक मरीजों के शरीर पर बने पस भरे दानों को निकाला जाता था और सुखाकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता था। बाद में स्वस्थ लोगों की नाक के पास इस चूर्ण को उड़ाया जाता था। वैक्सीनेशन की इस प्राचीन प्रक्रिया को वेरियोलेशन कहा जाता था। पहले जो वैक्सीनेशन होता था इसको वेरियोलेशन प्रक्रिया को बोलते थे। इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्कैब या उसका पस लेकर किसी नॉर्मल पर्सन को उसमें इनोकुलेट करते थे। उससे बॉडी में रिएक्शन होता था, एक्चुअली बीमारी पैदा होती थी। ये जो बीमारी होती थी इसके दौरान जो एंटीबॉडीज बनती थी और इसके कंपैरिजन में जो नेचुरली बीमार होते थे, तो इन दोनों का जब हम कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जिनको इनोकुलेशन हुआ उसमें डेथ रेट नेचुरली इन्फेक्टेड लोगों से बहुत कम हुई। इस दौर में चेचक का टीका लगाने के लिए एक और तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। एक पतली पाइप के जरिए वैक्सीन शरीर में पहुंचाई जाती थी। सूखी वैक्सीन की डोज पाइप में भर दी जाती थी। पाइप का एक सिरा टीका लेने वाले शख्स की नाक में और दूसरा सिरा टीका देने वाले के मुंह में रहता था। इतनी जोर से पाइप में फूंक मारी जाती थी कि नाक के रास्ते वैक्सीन शरीर में पहुंच जाती। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्कैब लेके उसको पाउडर की फॉर्म में नॉर्मल आदमी के नॉइस्टिल में उसको फूंका जाता था और ये बॉडी के अंदर जाता था। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका ये भी था कि जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनका पस लेकर उसको सबक्यूटेनियस इनोकुलेट करते थे। तो इन दो तरीकों से ये जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो इन्फेक्टेड मटेरियल था ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में डाला जाता था। उस बीमारी को क्रिएट किया जाता था जिससे वो इम्यूनिटी बनती थी और इस तरह इम्यूनाइजेशन की एक बहुत इनिशियल शुरुआत हुई। प्राचीन टीकाकरण की प्रक्रिया में हल्का इन्फेक्शन तो होता था, लेकिन बाद में वैक्सीन लेने वाले शख्स का शरीर काफी हद तक चेचक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेता था। वैक्सीनेशन की इन प्राचीन परंपराओं की मदद से हमारे पुरखों ने करोड़ों लोगों को असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया। अपने पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा प्रणाली के आधार पर भारत और चीन स्मॉल पॉक्स से लड़ रहे थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान एशियाई देशों के पारंपरिक इलाज के तरीकों को शक की नजरों से देखता था। यूरोपीय देशों के पास इस महामारी से लड़ने का कोई ठोस इलाज या तरीका नहीं था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के साथ ही चेचक और खसरा जैसी महामारी से निपटने के लिए रिसर्च तेज हुई। इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर एडवर्ड जेनर का। 1796 में डॉक्टर जेनर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो महिलाएं डेयरी के कारोबार से जुड़ी हैं, वो काऊ पॉक्स से अधिक संक्रमित होती हैं, पर उन्हें चेचक नहीं होता। अपनी सोच को विज्ञान के तकाजे पर साबित करने के लिए उन्होंने एक शख्स के बाएं हाथ में चीरा लगाकर उसे काऊ पॉक्स के वायरस से संक्रमित किया। उस शख्स को चेचक नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर जेनर ने चेचक के टीके यानी वैक्सीन का आविष्कार किया। उस दौर में पूरी दुनिया के लिए चेचक का टीका किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंग्लैंड के कई हिस्सों में काउपॉक्स का कहर जारी था। यह बीमारी चेचक से थोड़ी कम तकलीफ देह थी। बात 1774 की है। बेंजामिन जेस्टी नाम के एक शख्स ने पहली बार इस बीमारी को लेकर एक प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों का अनौपचारिक रूप से वैक्सीनेशन करवाया। बेंजामिन जेस्टी के तरीके पर इंग्लैंड के डॉक्टर्स में माथापच्ची चल रही थी। इनमें से एक थे युवा अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ऐसे तो हमारे पुराणों में भी जो है वैक्सीन के बारे में एक तरीके से मेंशन है, जैसे सांप के काटने के लिए कि सांप का जहर का असर न हो, सांप का विष लोग लेते थे और इस टाइप का करते थे, जो पुराणों में डॉक्यूमेंटेड। बट रियली वैक्सीन का डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था स्मॉल पॉक्स के लिए। वो काऊ पॉक्स से उन्होंने जनरेट किया था और ह्यूमन में इनोकुलेट किया था, तो और उससे पाया कि उससे जो है बचाव हो जाता है। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। वो साल 1796 का था।
डॉक्टर जेनर की मुलाकात गौशाला में काम करने वाली एक महिला सारा नीलम्स से हुई। सारा के हाथ पर काउपॉक्स के फोड़े उभरे हुए थे। उन फोड़ों से पस लेकर डॉक्टर जेनर ने वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक 8 साल के बच्चे को टीका लगाया। तरीका वही, बाह के ऊपरी हिस्से में चीरा लगाकर। इस प्रयोग के 9 दिन बाद जेम्स को ठंड लगी, उसकी भूख मर गई, लेकिन चेचक ठीक हो गया। उन्होंने जो पाया था कि काउपॉक्स क्यों नहीं होता है, जो लोग जनरली डेयरी वगैरह में काम किया करते थे उनको काउपॉक्स नहीं हुआ करता था। तो जब उन्होंने ये देखा कि उससे कोई रिलेशन है, उसका कोई आपस में कोई नाता है कि जिन लोगों को काउपॉक्स नहीं हो रहा है वो क्या किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये देखकर उन्हें पता चला कि वहाँ पे जो बीमारी होती है उसमें से अगर इनोकुलेशन निकाल के हमारे शरीर को अगर वो इनोकुलेशन दे तो हो सकता है कि हमारी बीमारी भी उसकी वजह से रोक पाएंगे हम लोग। और ये उन्होंने देखकर फिर 1797 में जैसे कहा मैंने आपको कि उन्होंने फिर पहला टीका दिया था। डॉक्टर जेनर की आंखें चमकने लगी। उनका ह्यूमन ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। अपने एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट यानी जेम्स की सेहत पर उन्होंने लगातार नजर रखा। जेम्स को कोई रोग नहीं हुआ। ऐसे डॉक्टर जेनर की समझ में आ गया कि चेचक से हर साल लाखों लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचाने का यही कारगर उपाय है। चेचक एक समय में बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला था। बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाया करती थी और इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। लेकिन चेचक की जो वैक्सीन आई और धीरे धीरे सोसाइटी में जब इसका प्रसार हुआ, लोगों को वैक्सीन मिलने लगी, लोग भी जागरूक होने लगे और वैक्सीन लेने लगे। इसी दौर में मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की नींव पड़ी। जेनर ने फैसला किया कि चेचक से सुरक्षा की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन का नाम देंगे। पूरी दुनिया के चेचक से बचाव के लिए संजीवनी मिल चुकी थी। अमेरिका में पहली बार वैक्सीन को लेकर कानून तैयार किया गया। अमेरिका में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सभी को देना अनिवार्य किया गया। इंग्लैंड से पूरी दुनिया में चेचक का टीका तेजी से पहुंचने लगा। आधुनिक समय में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने दुनिया को वैक्सीन की राह दिखा दी, लेकिन भारत में पहला टीका कैसे और कब लगा, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। हिंदुस्तान के रजवाड़ों को इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि चेचक से लड़ने का टीका ब्रिटेन में बन चुका है। वो भी टीके की ख्वाहिश पाले हुए थे। तब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। 1785 तक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चिकित्सा विभाग खुल चुका था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ही भारत के लिए कंपनी ने सुप्रिंटेंडेंट जनरल ऑफ वैक्सीनेशन की नियुक्ति भी कर दी थी। अब भारत में इंतजार हो रहा था चेचक की वैक्सीन का। वो तारीख थी 14 जून 1802। मुंबई में 3 साल की एक अंग्रेज बच्ची एना डस्ट हॉल को चेचक की वैक्सीन की पहली डोज दी गई। हफ्ते भर बाद मासूम एना की बाह से पस निकालकर 5 और बच्चों को चेचक का टीका लगाया गया। इसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन पहुंचने लगी। आज की तारीख में कोरोना की वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज चेन में रखने की जितनी बड़ी चुनौती है, कमोबेश वैसी ही चुनौती आज से करीब 300 साल पहले भी थी। तब समंदर के रास्ते इंग्लैंड से टीका बॉम्बे लाया गया। कांच की प्लेटों और धागों पर सूखी वैक्सीन को सील कर भेजा गया था। ब्रिटिश पीरियड के अंदर सन 1802 में बंबई के अंदर एक बच्ची को एक टीका लगाया गया। चेचक का वो टीका था। वो हिंदुस्तान का पहला टीकाकरण एक ज्ञात और हिस्टोरिकल एंगल से देखा जाए तो वो था। भारत में पहला टीका लगाने की तारीख मुकर्रर थी 14 जून 1802। पूरा हिंदुस्तान इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 3 साल की एना डस्ट हॉल को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वैक्सीन की तकलीफ को एना ने बर्दाश्त किया। उसके बाह के फोड़े को दबाकर पस जमा किया गया, जिससे 5 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। बॉम्बे की एना डस्ट हॉल से चेचक के खिलाफ वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई, वो देश के दूसरे हिस्सों में तेजी से फैली। उस दौर में टीकाकरण का तरीका अलग था। तब एक आदमी से दूसरे आदमी में वैक्सीन लगाई जाती थी और इसे आर्म टू आर्म वैक्सीनेशन कहा जाता था। इसी आर्म टू आर्म वैक्सीनेशन के जरिए वैक्सीन बॉम्बे से मद्रास, पुणे, हैदराबाद और सूरत पहुंची। समंदर के रास्ते से कोलकाता पहुंचाया गया।
उस दौर में वैक्सीन भेजने के लिए 3 तरीके आजमाए जा रहे थे। पहला, हाथी दांत के चाकू पर, दूसरा कांच के प्लेट के बीच, तीसरा धागे पर सुखाकर। इसमें कांच की प्लेट के बीच रखकर भेजी गई वैक्सीन का नतीजा सबसे बेहतर देखा गया। 1802 के आखिर तक बॉम्बे में ही 3000 से ज्यादा लोगों को चेचक के टीके लग चुके थे। कंपनी राज में तेजी से अंग्रेज और भारतीय सिपाहियों को टीका लगाना शुरू किया गया। 1807 में कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आर्म टू आर्म वैक्सीनेशन के लिए ब्रिटिश इंडिया को 4 हिस्सों मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और बर्मा में बांटा। उस दौर के मशहूर सर्जन जॉन शूल ब्रेड को भारत में टीकाकरण अभियान का सुपरिटेंडेंट जनरल बनाया गया। चारों क्षेत्रों के लिए सुपरिटेंडेंट तय किए गए। भारी तादाद में वैक्सीनेटर्स की नियुक्ति की गई और ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में चेचक से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी तो ले ली, लेकिन चेचक से आजादी अभी बाकी थी। सबसे ज्यादा मौत इसी महामारी की वजह से हो रही थी। मई 1948 में चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में बीसीजी टीका बनाने के लिए लैब बनाई गई। साल भर बाद स्कूल स्तर पर देश के कोने कोने में बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू किया गया। 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लक्ष्य रखा गया 3 साल में पूरे मुल्क के एक नागरिक को वैक्सीन देने का। आजादी के 3 दशक बाद जाकर भारत को चेचक से आजादी मिली। इसके बाद पोलियो के खिलाफ जंग शुरू हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसी के साथ 2 बूंद जिंदगी के लिए लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि पोलियो कल की बात हो गई। दुनिया की हर बड़ी शक्ति नई नई बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने के मुहिम में हमेशा जुटी रहती हैं। चेचक के खिलाफ टीकाकरण अभियान का असर हिंदुस्तान में दिखने लगा। 1973 में सरकार ने बड़े स्तर पर घर घर जाकर चेचक के एक मामले को पकड़ना शुरू किया। सरकार की कोशिश का नतीजा रहा कि 1974 में चेचक के 1,88,000 मामले सामने आए। इस दौरान 31,000 लोगों की मौत भी हुई। सरकार चेचक के एक मामले को ट्रेस करने और टीकाकरण में पूरी शिद्दत से जुटी रही। नतीजा 1975 में इस महामारी का आखिरी मामला सामने आया और 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हो गया। स्मॉल पॉक्स का टीका था और वो सक्सेसफुली जो है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सारे देशों ने उसको इम्प्लीमेंट किया और फाइनली जो है 1975 में इससे जो है स्मॉल पॉक्स से जो है निजात मिल गई पूरे विश्व को। वही एक ऐसा वायरस है जिसको हम पूरी तरीके से पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर चुके हैं। पूरी दुनिया में नई नई बीमारियों से छुटकारे के लिए नए नए टीके विकसित किए जाने लगे। 1960 में अल्बर्ट सैबिन के पोलियो के टीके को अमेरिका में लाइसेंस मिला। अमेरिका में 1963 में खसरे के टीके को लाइसेंस मिला। खसरे के टीके का पहले बंदरों और उसके बाद मनुष्यों में प्रयोग किया गया था। 1971 में अमेरिकी सरकार ने खसरा, गलसुआ और रुबेला के साझा टीके को इस्तेमाल की इजाजत दे दी। 1986 में हेपेटाइटिस बी के रिकम्बिनेंट वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हेपेटाइटिस बी का ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर तैयार पहला मानव टीका था। हिंदुस्तान में जब पोलियो संक्रमण उफान पर था, उस दौर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए 6,40,000 पोलियो बूथ बनाए गए। पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए 23 लाख लोगों को मिशन पर लगाया गया। भारत में पल्स पोलियो दिवस के मौके पर बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद दी जाती थी, जिसमें एक दौर में 2 करोड़ वैक्सीन इस्तेमाल में होती थी। से हमने कंट्रोल किया हुआ है वैक्सीन से ही आपका ये है पोलियो को हमने अभी पूरी दुनिया से इरेडिकेट नहीं किया है। 1-2 कंट्रीज में अभी भी हैं, लेकिन कंट्रोल कर लिया। जैसे अब हिंदुस्तान से 2011 के बाद कोई भी केसेस नहीं हुए। पूरी दुनिया से अभी तक कंप्लीटली इरेडिकेट जो है एक हमने किया हुआ है, वह है स्मॉल पॉक्स। 2002 में पूरा यूरोप पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2009 में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के खिलाफ वैक्सीन बनाने में सफलता मिली।
2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान की गिनती दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में होती है। यहां दुनिया भर की 60% वैक्सीन बनती है। जो हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। दुनिया में हर साल वैक्सीन की 6 बिलियन डोज बनती है, जिसमें 1.5 बिलियन डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार करता है। यहां तैयार वैक्सीन दुनिया भर के 165 देशों को भेजी जाती है। देखिए, भारत की कंपनियां जो है पूरे विश्व में लोगों को टीका देने उसका वितरण करने में काफ़ी सफल रही है। जैसे कि हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो पूरे विश्व में काफ़ी सारे देशों को वो टीका वहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। इसी तरह हैदराबाद में स्थित कोई कंपनियां हैं, जैसे कि भारत बायोटेक है, फिर एक शांता बायोटेक नाम की कंपनी हुआ करती थी, उसको अब एक फ्रेंच कंपनी सैनोफी ने उनको ले लिया है। तो ये सारी कंपनियां जो है ये टीका बनाने में काफ़ी माहिर है और इनके टीके पूरे विश्व में जाते हैं। भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और जायडस कैडिला ने वैक्सीन निर्माण में पूरी दुनिया में अहम मुकाम हासिल किया। 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आर्थिक विकास से पहले बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए महाशक्तियों ने अपनी ताकत झोंक दी। कोरोना वायरस के लगातार म्यूटेशन यानी लक्षणों में बदलाव के बाद भी वैक्सीन बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने की 10 से 12 साल लंबी प्रक्रिया को लगभग साल भर से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। भारत में फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। कोविशील्ड को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन विकसित किया है। साल के आखिर तक भारत के पास कोरोना की 6 से ज्यादा स्वदेशी वैक्सीन होगी। पूरी दुनिया हैरत भरी नजरों से भारत में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देख रही है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। कोरोना की वैक्सीन साल भर से भी कम समय में तैयार कर दी। वो सुरक्षा से जुड़ी सभी अहम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लोगों को दी जाने लगी। भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भारत में कई और वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। कुछ वायरस मृत प्लेटफॉर्म पर, कुछ डीएनए प्लेटफॉर्म पर, कुछ आरएनए पर आधारित हैं। डीएनए पर आधारित जायडस कैडिला की वैक्सीन भी आखिरी चरण की मंजूरी से सिर्फ 1-2 कदम दूर है। इसे मंजूरी मिलते ही एक ही डोज से काम हो जाएगा, यानी 2 डोज के चक्कर से आजादी। माना जा रहा है कि 2021 की विदाई तक भारत में कोरोना की 6 से 8 अलग अलग तरह की स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के सामने होगी। हिंदुस्तान अपने एक नागरिक तक प्राथमिकता के हिसाब से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। वैक्सीनेशन प्रक्रिया का पहले ड्राई रन किया गया, फिर वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में दुनिया भर के ज्यादातर देशों को भारत से न सिर्फ कोरोना की सस्ती वैक्सीन का इंतजार है, बल्कि उस फॉर्मूले को भी आजमा सकते हैं जिस पर आगे बढ़ते हुए भारत में कोरोना की वैक्सीन एक नागरिक तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में जारी हो चुका है। बुलंद गणतंत्र के लोगों को अब इंतजार है तो अपने हिस्से की कोरोना वैक्सीन के डोज की। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। यहाँ इतने बड़े मुल्क में एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना एवरेस्ट चढ़ने जैसी चुनौती से कम नहीं है।
कोरोना युद्ध में जिस तरह से भारत ने दुनिया भर के जरूरतमंद देशों की मदद की, ऐसे में तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों को उम्मीद है कि भारत से उन्हें भी जिंदगी की 2 डोज जरूर मिलेगी। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिसे जानना और समझना आप सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।